first. Yeah, okay. So we are going to start our lecture and we will see that what are the basics of content writing जो कि आपको पता होनी चाहिए, and with the basics of things we will be starting the lecture. Okay, so there are some students who are beginners and some are already working in the writing field. So for both of them these lectures are really important, क्योंकि बहुत सारी जो शॉर्ट मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ राइटिंग करना सीख ली तो आपको कंटेंट राइटिंग आ जाएगी. देयर आर मैनी अदर थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग असल में है क्या? तो कंटेंट राइटिंग रेफर करती है प्रोसेसिंग पे कि आप रिटन मटेरियल को कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे उसे पब्लिश करवाते हैं. अच्छा क्लास, इसके लिए एक सिनेरियो हम देखते हैं. आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पहले मतलब इंटरनेट से पहले, जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, उससे पहले न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे. इवनिंग न्यूज़पेपर होता था और या फिर मॉर्निंग न्यूज़पेपर होता था. ठीक है, तो इवनिंग न्यूज़पेपर में भी इस तरह की मतलब न्यूज़ वगैरह आ रही होती थी, जैसे किसी का रिजल्ट आना है, 9 मैट्रिक का रिजल्ट आना है, या फिर और कोई ऐसी न्यूज़ होती थी स्पेसिफिक. तो उसके लिए ना बाकायदा लोग वेट करते थे न्यूज़पेपर शॉप्स के सामने खड़े होके कि न्यूज़पेपर आएगा तो हम न्यूज़पेपर ख़रीदेंगे और फिर हम न्यूज़ पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन आजकल तो ये ना इंटरनेट आपने खोला आपको हर तरह की न्यूज़ मिल जाती है. And I don't know exactly the scenarios of publishing newspaper today कि either they are the same scenarios या फिर कुछ और changes हुए. ठीक है, तो that's why I'm not talking about today's world. लेकिन क्या है, before some years जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था तो उस टाइम पे ऐसा होता था. अब क्या है, जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश होती थी तो उसके लिए एक प्रोसेस होता था पूरा, कि सबसे पहले एक रिपोर्टर है, ठीक है, वो खबरें सारी कलेक्ट करता था, वो रिपोर्टिंग करता था हर लिहाज से कि मतलब किसी भी जगह की अगर ख़बर है तो वहाँ उसकी डिटेल्स वगैरह सारी मेंशन करता था. उसने रिपोर्ट्स बनाकर दी, फिर वो आगे जाके प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद वो एडिटर सब एडिटर के पास गई. ठीक है, दो एडिटिंग के भी बहुत सारे स्टेप्स होते थे. एक सब एडिटर है, ठीक है, उससे नीचे भी कोई ना कोई एडिटिंग के लिए मौजूद होता था, फिर सब एडिटर होता था, और फिर उसके बाद एडिटर, मेन जो एडिटर होता था वो उसकी जो है यानी कि एडिटिंग करके और फिर आखिरकार वो पब्लिश के लिए जाता था वो न्यूज़पेपर. यानी कि ये मैं लोकल न्यूज़पेपर्स की बात कर रही हूँ जो कि हमारे और आपके इलाकों के न्यूज़पेपर्स होते थे ना, तो बेसिकली वो इस तरह से पब्लिश होते थे. उनके पीछे मेहनत बहुत होती थी, एक एक चीज़ का जो है ख्याल रखा जाता था कि उर्दू की कोई गलती ना हो, मतलब हिज्जे की कोई मिस्टेक ना हो, और या फिर जो है डिफरेंट और तरीके की कोई भी एरर्स उसमें मौजूद ना हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी उस ज़माने में, जो कि लोकल सिर्फ कुछ लोगों के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है. लेट्स सपोज 1,00,000-2,00,000 लोग अगर एक जगह पे मौजूद हैं, या एक अगर हम शहर की भी बात करें तो वहाँ पर भी अगर कुछ लाखों में लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था. अब जो ये कंटेंट राइटिंग वाला काम है ना, ये काम हम वर्ल्ड वाइड करते हैं. हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं जिस पर हमारे आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले होते हैं, तो क्या है कि वो जो वेबसाइट्स हैं वो दुनिया में कोई कहीं भी खोल सकता है, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो सऊदी अरबिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इवन पाकिस्तान में हो, या किसी भी दूसरी कंट्री में, किसी भी दूसरे मुल्क के कोने में मौजूद हो. ठीक है, तो वो ओपन कर सकता है वेबसाइट्स को और आपकी वेबसाइट भी देख सकता है. तो इतने बड़ी ऑडियंस के लिए जब आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स एरर्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये एरर्स वाली बात है. और इसके अलावा क्या है कि आपकी जो रिसर्चिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जिस टॉपिक के भी बारे में लिख रहे हैं उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप दें. और इससे ना सिर्फ आपके रीडर्स पे अफेक्ट पड़ता है बल्कि गूगल भी इसको बहुत मैटर करता है. अगर आपने अच्छी वैल्यूज़ उसमें मेंशन नहीं करी या आपकी रिसर्चिंग अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि गूगल आपके कंटेंट को रैंक नहीं होने देता और अगर वो रैंक नहीं होता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज हैं विद द कंटेंट राइटिंग. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे एक रिटन मटेरियल को आप प्रोसेस करके लिख सकते हैं और आप कैसे पब्लिश कर सकते हैं. आगे चलते हैं. गोल क्या होता है कंटेंट राइटिंग का? मेन गोल इसका होता है इन्फॉर्मेशन देना.
लेट सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह की है और इससे जो है ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। या कोई नया ट्रेंड आ गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन देना हो सकता है या लोगों को इंगेज करना हो सकता है किसी भी लिहाज से। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ पर जब जाते हैं आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और एक पॉपअप विंडो आती है और वो आपसे बोलती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें वरना आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो फिर आप ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो ये लोगों को इंगेज करने की एक ट्रिक है कि आप आगे स्क्रॉल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे। उनको आपका ईमेल एड्रेस मिल गया, अब वो आपको न्यूज़ लेटर्स भेजते रहेंगे, आपको ईमेल्स भेजते रहेंगे और आप आखिरकार उनकी कोई ना कोई चीज़ बाय कर लेंगे या कहीं ना कहीं क्लिक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका काम हो जाएगा, ठीक है, जो भी बिजनेसेस हैं। तो इस तरह से क्लास क्या है कि इंगेजमेंट के साथ वो काम करते हैं और या फिर लोगों को परसुएट करते हैं कुछ भी ख़रीदने के लिए। अभी आजकल टैमो जो है वो बहुत इन है, ठीक है। और टैमो के बहुत सारे एड्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जो रील्स होती है ना, रील्स में चल रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और वो कहा ये जाता है कि लिंक्स आ जाते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और जब उस पर लिंक पे क्लिक करो, हालांकि वहाँ कहीं पता नहीं होता कि ये टैमो है, उस लिंक पे क्लिक करो तो पता चलता है वो टैमो पे पहुँच जाती है, एप्लीकेशन पे चली जाएगी अगर आपके पास डाउनलोड हुई हुई, और नहीं तो फिर वेबसाइट पे। तो इस तरह से क्या है, टैमो जो है बहुत कम अरसे में टैमो ने अपना एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्रमोशन उसने की, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ उसने लोगों को परसुएट किया। वरना ज़्यादातर जो है लोकली लोग दराज वगैरह यूज़ करते थे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो अब टैमो की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द परसुएशन, जो कि हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए लोगों से करवाते हैं, लोगों को कन्वेंस करते हैं किसी भी बात के लिए, ठीक है। अच्छा, आपकी जो राइटिंग है उसमें सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं होती कंटेंट राइटिंग में, इसमें कुछ और यूनिक सेट्स ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सिर्फ राइटिंग अच्छी है और आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये सच नहीं है। बल्कि क्या है कि बहुत सारे और फैक्टर्स पे आपने समझना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जो आपने समझनी है वो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है कि आप नए आइडियाज़ निकाल सकें अपने माइंड में किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एक आपने स्टोरी पढ़ी होगी थर्स्टी क्रो की, ठीक है। थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी है, उस स्टोरी में बस यही होता है ना कि वो क्रो जो है, क्रो इज thirsty and it is in search of water, okay, and after that he saw water there in the jug, okay, but there is only little water there, okay. So he collected some pebbles and pour it there in the jug, and after that the water comes up, and after that he drinks water, okay, and after that he flew away, ठीक है। तो ये इस तरह की एक स्टोरी है। अब अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप इस स्टोरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी दूसरे एंगल में से ले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, दिस इज कॉल्ड समथिंग इनोवेटिव। तो इनोवेशन होनी चाहिए आपके अंदर। आपको आइडियाज़ तो लाखों मिल जाएंगे, हर तरह के मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी हर तरह की, लेकिन आपको उसे प्रोसेस करके एक नए आइडिया में डालना आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ असल में बहुत डिटेल मांगती है जो कि हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब आगे देखिए क्लास, राइटिंग जब आप करते हैं ना, तो राइटिंग करने के बाद जब रीडर आपकी उस राइटिंग को रीड कर रहा होता है तो उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है। हमें नज़र आता है कि रीडिंग जो कर रहा है वो इस तरह से रीडिंग कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद फील क्या कर रहा होता है, वो ये फील कर रहा होता है कैसे, जैसे हम कोई स्टोरी और नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हम उस स्टोरी और नॉवल में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें लगता है कि उसके जो सीन्स है ना, उसके जो सीन्स लिखे हैं वो सारे हमारे माइंड के अंदर चल रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ गार्डन in the story and there are so many beautiful flowers and butterflies are flying here and there, and there are yellow color and pink color flowers all over there, okay। तो मैं आपसे जैसे जैसे बात कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के जहन में ना इसके विजुअल्स बनने शुरू हो जाएंगे। आप वो गार्डन देखने लगेंगे अपनी इनर आइज के साथ, और उसमें येलो और पिंक फ्लावर्स होंगे और उसमें बटरफ्लाइज इधर उधर जा रही होंगी। मैंने आपको यही स्टोरी बताई, ठीक है। तो क्या है कि जिन लोगों के जहनों में ये इमेजिनेशंस चल रही हैं
दे कैन डू द क्रिएटिविटी वेल, ठीक है। और ऐसे ही होता है जब हम कोई स्टोरी या नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में विजुअल्स उसके बनते हैं, और जब हमारे जहन में विजुअल्स बनने शुरू हो जाए ना, सीन्स क्रिएट होने शुरू हो जाए वो वर्ड्स पढ़ के, तो इसका मतलब है वो जो राइटर है उसने बहुत बेस्ट काम किया हुआ है, ठीक है। उस राइटर ने जैसे लिखा हुआ है, जो सोच के लिखा हुआ है, वही विजुअल्स आपके जहन में बन रहे हैं सिर्फ उसके वर्ड्स के साथ। दिस इज कॉल्ड राइटिंग, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स लिख देना नहीं है, राइटिंग का मतलब सोचना है। मतलब पहले पहले ये कॉन्सेप्ट होता था, राइटर्स जो होते थे ना उनके आसपास का माहौल बड़ा रिलैक्सिंग उनको चाहिए होता था, वो बिल्कुल अलग थलग रहते थे और उसके बाद वो स्टोरीज या इस तरह के जो भी स्टफ है वो लिखते थे, ठीक है। आजकल भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आजकल थोड़े से सिनेरियोज चेंज हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें चेंज हैं, ठीक है। AI टूल्स के साथ हम काम कर सकते हैं, और वो क्या काम कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप AI टूल को बोलो मेरा ये राइटिंग का काम करके दे दो, नो। अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब ये है उसमें प्लेजरिज्म आएगा, सॉरी AI डिटेक्शन आएगा, और वो AI डिटेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ना गूगल पे ना कोई क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा। सो दैट्स वाई AI टूल से हम ऐसे काम नहीं ले सकते। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे काम लेना है AI टूल के साथ आगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग की जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रिसर्चिंग है। रिसर्चिंग का मतलब ये है आप ना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक। अब टॉपिक क्या है, लेट सपोज आप किसी गेम के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा, एक गेम है माइनक्राफ्ट, बहुत से लोगों को पता होगा। अगर आप माइनक्राफ्ट गेम पे किसी भी उसके एरर के बारे में या किसी भी उसके लेवल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आपको उसके लिए रिसर्चिंग करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज़ है तो हो सकता है आपको, जैसे ये माइनक्राफ्ट तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको खेल सकते हैं। तो आप उसे डाउनलोड करेंगे, हो सकता है आप उसे खेलें, उसकी एप्लीकेशन यूज़ करें और उसके बाद जाके अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इंटरनेट पे और उसके साथ ही नया कंटेंट बना देंगे। तो रिसर्चिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ विद माय पर्सनल एग्जांपल। व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट राइटिंग, तो आई हैव अ क्लाइंट, ठीक है, जिसने मुझसे कहा कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे काम करना है। अब आई हैवंट स्टडीड कंप्यूटर्स इन माई लाइफ, ठीक है, कंप्यूटर्स नहीं पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़ी। तो मतलब वो वाली थ्योरी ना, मतलब कंप्यूटर की इनर्स जो होती हैं। अब प्रैक्टिकल तो ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स आई वर्क ऑलवेज ऑन कंप्यूटर, ठीक है, आई टाइप माई ऑल द कंटेंट ऑन कंप्यूटर। बट द थिंग इज़ दैट कि उसका जो रैम रोम CPU और नई नई जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता था, ठीक है। फर्स्ट आई थॉट कि आई रिफ्यूज दैट क्लाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आई हैव गॉट एन आइडिया, आई वेंट टू दी लैपटॉप एंड कंप्यूटर मार्केट इन माई एरिया, ठीक है, देयर, एंड देयर आई ऑब्जर्व मैनी इक्विपमेंट्स, द न्यू टाइप ऑफ रैम्स and the graphics things, the CPUs, headphones, and many other stuff. I just observed that practically, those things practically, and after that I have written, I think, more than hundreds of content on computer components, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्चिंग का मतलब सिर्फ ऑनलाइन रिसर्चिंग नहीं है। रिसर्चिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कभी कभी कोई प्रैक्टिकल भी करना पड़े। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई कंटेंट लिख रहे हैं, ऑल्दो कि मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट हर कोई नहीं लिख सकता और हर किसी को हायर भी नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को या जिनको नॉलेज हो मेडिकल के बारे में उनको हायर किया जाता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लिखने वाले हैं या कोई और ऐसा इक्विपमेंट, तो फिर आप उसके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए किसी हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। मतलब इट इज़ अप टू द थिंग्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना अच्छा क्लाइंट आ जाता है, वो हमें इतनी अच्छी पेमेंट कर रहा होता है कि हम फिर ये सारा कुछ करने के लिए विलिंग होते हैं, ठीक है। और अगर आपको पेमेंट अच्छी नहीं मिल रही, आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो फिर आप ये सब नहीं करेंगे, फिर आप घर बैठ के ही आराम से बस रिसर्चिंग करेंगे और काम करके दे देंगे। लेकिन इफ़ यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन और आपके हाथ में है कि आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं रिसर्चिंग के साथ,
तो फिर आप उसकी रिसर्चिंग करने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे। तो देर आर डिफरेंट सिनेरियोज विद द रिसर्चिंग। इसकी डिटेल्स हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, रिसर्चिंग क्या है, कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस की जो बात है वो हम हर क्लास में करेंगे, क्योंकि ऑडियंस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऑडियंस के बारे में हमारी एक डेप्थ में क्लास भी है, जिसमें हम डेप्थ में देखेंगे कि ऑडियंस को असल में ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ऑडियंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। लेट सपोज अभी हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात की, तो अगर कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात है तो उसकी ऑडियंस कौन होगी, कि अगर आप उस पर कुछ स्टफ लिख रहे हैं, उसकी ऑडियंस होंगी गेमर्स, ठीक है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स गेमर्स यूज़ कर सकते हैं, वीडियोग्राफर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब जितने लोग काम कर रहे होते हैं फील्ड्स में जिनको कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स वगैरह में यूज़ हो सकते हैं, बैंकिंग में यूज़ हो सकते हैं, मतलब डिपेंड्स कि आप किस टाइप के कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे काम करें। अगर आप गेमिंग की तरफ या वीडियोग्राफिक वीडियो एनिमेशन या इस तरह का कुछ जा रहे हैं तो फिर आपको रैम्स हाई क्वालिटी के चाहिए, ठीक है, और हो सकता है सीपीयूज भी, ठीक है। और गेमिंग में जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हेडफोन्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सीपीयूज डिफरेंट कलर्स के भी यूज़ होते हैं। कीबोर्ड्स के साथ भी ऐसा ही है कि कीबोर्ड्स में भी आप कलर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ ले सकते हैं, और इसके अलावा माउस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स के ऑडियंस आपकी कौन है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अगर आप मेडिकल पे लिख रहे हैं तो आपकी ऑडियंस कौन होगी, डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कैजुअली भी कोई लोग पढ़ रहे हों लेकिन उन्हें उस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जब भी वो उसे सर्च करेंगे। हम और आप भी गूगल पे तभी कोई चीज़ सर्च करते हैं जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास कोई मेडिसिन है और हमें ये देखना है कि इसका सब्सटीट्यूट कौन सी मेडिसिन है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं और हमें कहा जाता है कि वो वाली मेडिसिन तो नहीं है, ये सब्सटीट्यूट है उसका। तो आप फ़ौरन से इंटरनेट खोलते हैं और आप देखते हैं कि ये आइदर इट इज़ द सब्सटीट्यूट सेम फार्मूला है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको वैसे कोई प्रॉब्लम हो, जनरली कोई इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो आप फ़ौरन से गूगल खोल के उस पर जाते हैं। तो इसका मतलब है एट द मोमेंट आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंग टू द ज़रूरत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड गूगल आपको वो चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियोज हैं विद द ऑडियंस, ठीक है। मैंने आपको बताया इसके डेप्थ हम आगे भी पढ़ेंगे। डेवलपिंग अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। क्लियर एंड कंसाइज मैसेज का मतलब ये है आप फ्लफ क्रिएट नहीं करेंगे। फ्लफ क्या है? क्लास जैसे हम बातें करते हुए बिला वजह की इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लफ। जैसे कहते हैं आए बाएं शाएं करना उर्दू में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लफ। तो फ्लफ हमें नहीं क्रिएट करना है, हम टू द पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। हाँ, टॉपिक पे आने के लिए हम थोड़ा बहुत कोई स्टोरी वगैरह अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक से अगर हम हट गए तो हमारा कंटेंट इसका मतलब है अच्छा नहीं है, गूगल भी उसे रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई क्लियर एंड कंसाइज मैसेज होना चाहिए आपके कंटेंट में कि आप बात किस टॉपिक पे करें। गेमिंग पे बात कर रहे हो तो फिर गेमिंग पे ही बात करें, अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड आपने इक्विपमेंट्स बताने तो उस पर ही बात करें, फिर आप किसी दूसरी तरीके के इक्विपमेंट्स में ना जाएं, ठीक है। क्लियर एंड कंसाइज मैसेज होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, लोग उससे अट्रैक्ट हों, वर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो मुश्किल मुश्किल अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझें कि आपने मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं करने, ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स होने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं खोलेंगे बल्कि अफ्रीकन्स भी खोल सकते हैं, रशियंस भी खोल सकते हैं, अरबिक भी से खोल सकते हैं, हर तरह के लोग दुनिया में कहीं पे भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है कि आपकी वेबसाइट जो है अगर उसमें मुश्किल इंग्लिश होगी तो अंग्रेज़ों को ही समझ में आएगी और किसी को समझ नहीं आएगी। और इसके अलावा ये गूगल के रूल्स में भी है कि मुश्किल इंग्लिश होगी तो गूगल फ़ौरन से एरर देगा आपके वेब पेज पे, वो एसईओ के अकॉर्डिंग पता चल जाता है टूल्स में डिफरेंट कि आपकी जो वर्डिंग्स है, और एडिटिंग में भी पता चल जाता है, एडिटिंग के टूल्स भी हम आखिर में पढ़ेंगे, तो उसमें भी पता चल जाता है कि आपकी जो वर्डिंग्स है वो मुश्किल है, तो वो क्या है इसको ईजी करके दो। मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि एक 8 क्लास का बच्चा, ठीक है, ग्रेड 8 का बच्चा आराम से पढ़ ले,
ठीक है। ग्रेड 8 का मतलब ये है कि जनरली मतलब जितना समझदार ग्रेड 8 का बच्चा होता है वो पढ़ ले, ठीक है। अब ये इजी टू अंडरस्टैंड वाली जो चीज़ है, आज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, आपको उससे भी समझ में आएगा। आगे चलते हैं क्लास। फैक्ट्स हैं कुछ कंटेंट राइटिंग के। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, वैसे वैसे कम्युनिकेशन बढ़ रही है। ऑनलाइन आपको पता है कि पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऑनलाइन ऑफिसेस वगैरह। आज का कॉन्सेप्ट है, रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले नहीं था। लोग बाकायदा ऑफिस जाते थे। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से काम करते हैं और एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग हैज़ बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनी बिजनेसेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। बिजनेसेस आजकल ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट को फोकस नहीं करते, कंटेंट राइटिंग को फोकस करते। एडवर्टीजमेंट्स में भी कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है। वो कैसे कि एडवर्टीजमेंट्स जो बनाए जाते हैं ना, जिसमें वर्डिंग्स लिखी हुई होती है, किसी भी तरह के स्लोगन्स होते हैं और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, लाइंस होती हैं, जैसे यू फोन की है तुम ही तो हो, ठीक है। इसके अलावा मैगी नूडल्स की है, इसका मैजिक ही और, ठीक है। इस तरह की ये जो लाइंस होती हैं, ये भी किसने क्रिएट की है? एक कॉपीराइटर ने, ये एक कंटेंट राइटर ने क्रिएट की। कॉपीराइटर आप उसे कहेंगे बेसिकली, जो कि कंटेंट राइटिंग की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मार्केटिंग एजेंसीज में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। आगे चलते हैं। वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन हेल्प इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आएंगे अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, यूनिक लिखा हुआ है, वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है। अगर गेमिंग पे आप लिख रहे हैं अगेन, तो अगर आप गेमिंग पे वही सब कुछ लिख रहे हैं जो कि जनरली और वेबसाइट्स में पड़ा हुआ है, तो फिर आपकी वेबसाइट पे इतने ट्रैफिक नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई यूनिक चीज़ ऐड कर दी, आपने वो गेम खेला और आपको कोई नई चीज़ समझ आई, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प है कि आपने उस चीज़ को पकड़ लिया और आपने अपने कंटेंट में जाकर उसको एक्सप्लेन कर दिया, किसी सीन को एक्सप्लेन कर दिया उस गेम के, तो क्या है कि गूगल आपको कंटेंट भी रैंक करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इसमें एक नई चीज़ आई है, ठीक है। और इस तरह से उसको ट्रैफिक मिलेगा, लोग ज़्यादातर विजिट करेंगे आपके वेबसाइट पे। सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव होंगी ऑफ कोर्स, जब गूगल उसे समझेगा, गूगल समझेगा कि इसमें यूनिकनेस कुछ यूज़ हुई हुई है, तो वो रैंक भी देगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगी। आपकी जो वेबसाइट है उसका जो भी नाम होगा, आप जैसे भी उसे चला रहे होंगे, वो चीज़ लोगों की नज़रों में आएगी और लोग उसे कंसीडर करेंगे। अगेन अब हम बात करते हैं तैमू की। तो तैमू कुछ अरसे पहले तक कोई भी नहीं जानता था तैमू के बारे में, लेकिन उस ने अपनी जो है प्रमोशन इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स इस तरह के लगाए, हर जगह आपको तैमू के एड्स नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया पे और सब जगह, कि उन्होंने अपनी एक ब्रांड बना ली, ठीक है। दराज इतनी जल्दी कॉमन नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन तैमू बहुत जल्दी कॉमन हो गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमोशन की, उन्होंने अपनी ब्रांड बना ली। अब सबको पता है तैमू इज़ द ब्रांड। अदर देन दैट उसमें कुछ फ्लॉज हैं कि वो आपको ऑफर करते हैं कि फ्री में 2-3 चीज़ें ले लो, पर आपको 8-10 हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी पड़ती है, फिर आपको फ्री में चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी थिंग्स, लेकिन क्या है, मैनिपुलेशन है मतलब ये सब। तो क्या है कि लेकिन ब्रांड अवेयरनेस बन गई, लोगों को पता चल गया कि तैमू इज़ द ब्रांड, ठीक है। मेकिंग इट एसेंशियल टूल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस होना लाजमी है हर बिजनेस की, हर ब्रांड की, तो वो हम करते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग के साथ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्लास, टाइप्स ऑफ कंटेंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है? सबसे पहले आ गया ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या है? शॉर्ट कंटेंट होता है। अब ये किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट पे हो सकता है, देखिए यहाँ पर मेंशन है। इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट पे हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। और ब्लॉग पोस्ट जो है शॉर्ट होती हैं, जैसे 600 वर्ड्स से लेके 2000 वर्ड्स तक या 1500 वर्ड्स तक, ऐसे ब्लॉग पोस्ट होती हैं जिसपे आप नॉर्मली जो है किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हैं, वो आर्टिकल भी कहलाते हैं। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया अपडेट्स। सोशल मीडिया के इस तरह के ना, आपको हर दफ़ा अपने सोशल मीडिया खोलते हैं जब आप, तो इस तरह की पोस्ट आती हैं। अब ये पोस्ट क्या है देखें, लिखा है टुडेज स्पेशल मेन्यू और पीछे बारबेक्यू की पिक्चर लगी है, यहाँ लिखा है 50% ऑफ डिलीशियस फूड और यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और ये यहाँ एक लोगो लगा हुआ है बस।
तो ये जो पोस्ट है ये ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की होगी, लेकिन ये जो राइटिंग हुई है ना, इसके आइडियाज़ दिए होंगे एक राइटर ने, ठीक है। तो अब जो राइटर है वो ये आइडियाज़ दे रहा है और इन वर्ड्स के साथ इस पोस्ट की प्रमोशन होती है। दैट्स वाई राइटिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है, ये जो पोस्ट है इसमें सिर्फ एक पिक्चर लगी हुई है और इस पिक्चर को देखकर ही आपको सबको समझ में आ रहा है कि आज का स्पेशल मेन्यू क्या है, बारबेक्यू है, 50% ऑफ लगा हुआ है। तो ये एक ह्यूज ऑफ है। तो आपने अगर कोई पार्टी वार्टी करनी है, ठीक है, इस हफ्ते में या इस महीने में, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना आज ही कर लेते, 50% ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ से कॉल करके अपना फूड ऑर्डर कर देंगे। तो दिस इज़ दी स्कोप ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब सोशल मीडिया पोस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आगे इन्फोग्राफिक्स। क्लास इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, इस तरह की पिक्चर्स होती हैं जिसमें पिक्चर के अंदर ही सारा कुछ लिख कर कुछ लेबलिंग वगैरह करके माइंड मैपिंग टाइप चीज़ बनाई गई होती है। ये इन्फोग्राफिक्स आप जो है ना कैनवा के थ्रू बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स आ सकती हैं, इन्फॉर्मेशन जा सकती है। ये ज़्यादातर आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे आपकी आईडी है तो आप देखिएगा डिफरेंट लोग इन्फोग्राफिक्स इस तरह के बनाकर लगा रहे होते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। पिक्चर में ही लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ, जैसे लिखा है व्हाट इज़ एन इन्फोग्राफिक, इसके बारे में लिखा होगा कि इन्फोग्राफिक जो है वो इस तरह की लेबलिंग वाली, माइंड मैपिंग वाली चीज़ें हैं और इसको बनाने के लिए आप कौन से प्लेटफॉर्म है, तो इस वाले बॉक्स में लिखा होगा कैनवा और एक दो टूल्स और लिखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लास क्या है हमारे पास, वीडियोस। तो YouTube की जो वीडियोस बनती हैं उनके स्क्रिप्ट भी कौन लिखता है, एक राइटर ही लिखता है। और वो राइटर कौन होता है, वो एक कंटेंट राइटर ही होता है, लेकिन उसे कहा जाता है स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है, क्योंकि उसकी ना जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज है, वो स्क्रिप्ट्स लिख रहा है। हालांकि होता काम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसमें डायलॉग्स या डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। तो वीडियोस जो हैं आप जो यूट्यूब पे देखते हैं वो एजुकेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, आपको कुछ बताया जा रहा होता है, कोई स्किल सिखाया जा रहा होता है। एंटरटेनिंग वीडियोस भी हो सकती हैं, प्रमोशनल भी हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक डिफरेंट जो है वीडियोस भी, उनके स्क्रिप्ट्स भी आप लिख सकते हैं। ई बुक्स बना सकते हैं आप। क्लास ई बुक्स क्या है, एक टॉपिक पे डिटेल में अगर कोई जो है डिटेल्स लिखी हुई हैं तो वो ई बुक कहलाएगी। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, ई बुक इसी तरह से इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक बुक है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं उसमें डिटेल्स होती हैं हर चीज़ की। लेट सपोज अगर एक ईमेल राइटिंग की इलेक्ट्रॉनिक बुक है तो उसमें ईमेल राइटिंग क्या है, उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप कर सकते हैं ईमेल राइटिंग, और उसकी एग्जांपल्स और सारा कुछ उसमें मौजूद होगा। डिटेल स्टफ होता है, लॉन्गर फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है, और ये तकरीबन 30,000 से 50,000 वर्ड्स तक भी जा सकता है। इससे शॉर्ट भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ई बुक राइटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यूज़ लेटर्स अभी भी, जैसे आप अपना अगर जीमेल आईडी खोलेंगे तो आपको प्रमोशनल बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आए हुए होंगे, क्योंकि न्यूज़ लेटर्स जो है ना हाँ जी, तो न्यूज़ लेटर्स जो हैं उसमें क्या होता है कि आपको प्रमोशनल चीज़ें भी बताई जा सकती हैं, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है, टिप्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फूड पांडा है, ठीक है, ऐप है, तो फूड पांडा आपको प्रमोशनल ईमेल्स भेजता है, न्यूज़ लेटर्स भेजता है, जिसमें वो ये बताता है कि उसकी कौन सी ऑफर्स चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग ऐप है, इन ड्राइव है, येंगो है, तो वहाँ से आपको न्यूज़ लेटर्स आएंगे। अगर आपके पास और कोई इस तरह की ऐप्स हैं या आपने अपना ईमेल एड्रेस किसी वेबसाइट पे डाला है न्यूज़ लेटर्स के लिए, तो वहाँ से आपको न्यूज़ लेटर्स आएंगे। जैसे मेरे पास कॉपी राइटिंग के वो एलेक्स केटॉनी के न्यूज़ लेटर्स आते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना स्पेशली ईमेल एड्रेस डाला था, क्योंकि मुझे उनकी ईमेल्स चाहिए थी। उनकी ईमेल्स में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप ना कॉपी राइटिंग की बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वहाँ पर भी प्रमोशनल चीज़ें चल रही होती हैं कि वो ये कह रहे होते हैं कि आप अपना हमारा कोर्स ख़रीद लें, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप किसी भी न्यूज़ लेटर्स को किस तरह से लेते हैं। अभी भी आप अपने अगर जीमेल आईडी के इनबॉक्स को खोलेंगे तो प्रमोशनल न्यूज़ देखिएगा किस तरह से न्यूज़ लेटर्स आए हुए हैं।
आगे चलते हैं क्लास। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप लिख सकते हैं। डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस लिखवाई जा सकती हैं, ये भी एक राइटिंग वाला काम है। जैसे कि अमेज़ोन पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं। अगर कोई नई प्रोडक्ट्स हैं और आपको उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बॉक्सेस पे लिखे होते हैं ना उसके इंग्रेडिएंट्स और उसकी यूजेस, तो ये सारा कुछ लिखना होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। तो ये भी एक आसान सी चीज़ है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और यूजेस मेंशन करते हैं। कॉपी राइटिंग हम कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग मैंने आपको शुरू में बताया कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की, जिसके अंदर हम ज़्यादा सोचते हैं अपने क्लाइंट, अपनी ऑडियंस के बारे में, और परसुएसिव कंटेंट जनरेट करते हैं जिससे कुछ ना उस बिज़नेस को फ़ायदा हो। अब जैसे एड्स चल रहे होते हैं, तो टीवी पे जितने एड्स चल रहे हैं उन एड्स में क्या बताया जा रहा होता है, उनमें यही बताया जा रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक बिस्किट का ऐप आ रहा है तो वो ऐड आ रहा है तो वो यही कहेगा कि ये बिस्किट सबसे अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंकी और अच्छे तरीके से उसको बनाकर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो विजुअल्स हैं। राइटिंग में भी हम राइटिंग में ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिसके साथ क्या होता है कि हमारा जो रीडर है वो इंटैक्ट हो जाए और वो किसी तरह से इस बात के लिए परसुएड हो जाए कि उसे हमारी प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो कॉपी राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कॉपी राइटिंग के बहुत सारा जो टेक्निक्स है ना वो हम पढ़ेंगे अपने इस कोर्स में। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग हम करेंगे। प्रपोजल राइटिंग क्या है क्लास? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ना जॉब्स पोस्ट होती हैं, क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं, उन जॉब से रिलेटेड आपको प्रपोजल लिखकर भेजना होता है, फिर क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रपोजल राइटिंग। जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो वो जो क्लाइंट है वो आपको प्रोजेक्ट्स देता है और इस तरह से आपको राइटिंग का काम मिलता है। लेकिन ये प्रपोजल लिखना भी एक आर्ट है, ये सिर्फ एक कंटेंट राइटर नहीं कर सकता, ये एक प्रपोजल राइटर या एक जॉब हंटर ही कर सकता है। इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे इस कोर्स में मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगी। अपवर्क से रिलेटेड हम जो है प्रपोजल्स लिखना सीखेंगे। अच्छा क्लास, आपका आज का असाइनमेंट जो है वो बताने से पहले मुझे ज़रा थोड़ी से आप लोगों के क्वेश्चंस लेने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आज का असाइनमेंट क्या है और आप किस तरह से काम करेंगे अपने असाइनमेंट पे। ईजी असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, यानी कि आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा। इंटरेस्टिंग वे में आप उस पर काम करेंगे और इस तरह से आपकी राइटिंग के स्किल्स भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट भी कुछ इसी तरह का है। अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी द क्वेश्चन ऑन माइक तो यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चन आया है। हाँ जी, आर्टिकल राइटिंग तो हम बिल्कुल सीखेंगे। आर्टिकल तो एक मेन चीज़ है कंटेंट राइटिंग के लिए। आर्टिकल तो एक मेन चीज़ है, आपको कंटेंट बनाना ही आर्टिकल के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल लिखना भी आसान चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रिसर्चिंग कर लिया और आर्टिकल लिख लिया, उसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफिंग के अकॉर्डिंग काम होता है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँ। ब्लॉग राइटिंग भी लाइक आर्टिकल राइटिंग है। ई बुक के बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ। ई बुक जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है। जैसे आर्टिकल में मैंने आपको बताया ना 600 से 2000 वर्ड्स तक हैं अरहम रिजवान। ठीक है, लेकिन ई बुक्स में मैंने आपको बताया 30,000 तक वर्ड्स भी जा सकते हैं या 50,000 तक के भी हो सकते हैं। नॉवेल्स टाइप भी हो सकती हैं, ई बुक या इन्फॉर्मेशन टाइप भी हो सकती हैं, या फिर जो बिजनेसेस ब्रांड्स हैं वो अपनी हिस्ट्री वगैरह लिखवाते हैं तो इससे रिलेटेड भी हो सकती है, डिपेंडिंग के मतलब किस तरह की बात हो रही है। हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे, तो ये टॉपिक का क्या मतलब है, ये आपका कोर्स ही कंटेंट राइटिंग का है। एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग इस तरह के नेम्स लिखें जैसे आपने लिखा हुआ है ब्रोकन हार्ट। आप अपना नाम मेंशन करें ताकि मुझे पता चले हु इज़ दैट स्टूडेंट, दिस इज़ योर क्लास, सो बी यू नो प्रोफेशनल हेयर, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी आप लोगों के नेम्स याद रहें कि यू नो ही और शी इज़ माई स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज इस तरह के नेम्स तो मैं कॉल नहीं करती। ठीक है, सो दैट्स वाई होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी प्रोफेशनल।
गेमिंग पे तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी थी ना, ठीक है। अब हम डिफरेंट आर्टिकल्स भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। नहीं जी, कौन है ये उम्मे? अच्छा, आपने सिर्फ उम्मे ही लिखा हुआ है। तो स्कूल के जो या यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो इस राइटिंग में नहीं आते, वो एकेडमिक राइटिंग है एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें आप जनरल बेसिस पे काम करते हैं, और एकेडमिक राइटिंग जो है बहुत सारी जगहों पर उसको गलत समझा जाता है, बिकॉज दैट इज़ अ काइंड ऑफ चीटिंग टाइप, ठीक है। तो और वो है भी बिल्कुल अलग चीज़, ठीक है। उसमें कुछ ना स्टाइलिंग होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें प्रपोजल्स के डिफरेंट मतलब सिनेरियोज होते हैं। तो ये वो वाली एकेडमिक राइटिंग नहीं है, ये कंटेंट राइटिंग है, दैट इज टोटली डिफरेंट। सर्चिंग पे हम वर्क बिल्कुल करेंगे, रिसर्चिंग की बात करिए ना आप। अच्छा जी, आपने भी कुछ अजीब ही नेम लिखा है अपना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हम रिसर्चिंग पे सर्चिंग वो करेंगे। मैं आपकी पूरी क्लास एक हमारी है रिसर्चिंग की, जिसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी सारी। शिजा नूर कह रही है मेरा नेम कॉल करें और बताएं कि हमें सर्टिफिकेट भी मिले। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, इस कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अनाया खान ने इतना लंबा मैसेज भेजा है, दोबारा बता दें कि यूज़ करते हैं। हाँ जी, यूट्यूब से रिलेटेड ना क्या होता है, वीडियोस जो बनाई जाती हैं उनमें जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं वो स्क्रिप्ट एक राइटर लिखता है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट जो बना रहा होता है वो भी एक राइटर होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। तो कंटेंट राइटिंग एक समझ लें वास्ट चीज़ है, जैसे कि साइंस होती है, हम टोटली कह देते हैं साइंस। अब साइंस के अंदर मजीद कैटेगरीज हैं, जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर कॉपी राइटिंग है, सोशल मीडिया राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग है। तो ये मतलब इस तरह से ये इसकी कैटेगरीज है। आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग हम इसमें करेंगे, कॉपी राइटिंग की हम बहुत सारी टेक्निक्स सीखेंगे, प्रपोजल राइटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, और क्या पूछा जा रहा है। हमारा मेन फोकस कंटेंट, बिल्कुल आपका कोर्स ही कंटेंट राइटिंग का है ईमान, तो कंटेंट राइटिंग पे ही हम फोकस करेंगे। अगर किसी की राइटिंग वीक हो तो क्या कंटेंट बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया आरफा कि ज़रूरी नहीं है अगर आप एक अच्छे राइटर नहीं हैं तो आप कंटेंट राइटिंग ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, असल में कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है आपकी। आप जितना कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, दिमाग हाजिर रख के काम कर सकते हैं, उतना ही आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज राइटिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि आपने सिर्फ अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको आज भी बताया और मैं आगे भी बताऊंगी। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस आ गए मेरे पास। ईमेल मार्केटिंग, हाँ जी, ईमेल मार्केटिंग के भी कुछ स्टेप्स इसमें ऐड हैं। सलवा, यू विल हैव टू टॉक अबाउट दिस टू द डीएससी टीम, ठीक है। आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन अबाउट दैट, ठीक है, बिकॉज आई एम द मेंटोर, तो आप उनसे बात करें। फाइवर पे नहीं, फाइवर हमारे इसमें ऐड नहीं है, हमने अपवर्क ऐड किया है, लिंक्डइन ऐड किया है, और फाइवर पे जिग भी आप उसी हिसाब से बना सकती हैं जो कि मैं आपको अपवर्क और लिंक्डइन का बताऊंगी। नो, सोशल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर आर डिफरेंट थिंग्स, ये वो चीज़ नहीं है। हम सब ब्रीफली बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अगर ये समझ रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स नहीं मिलेंगे मोमना, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स आफ्टर दैट क्लास देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन इसके बाद मेरी एक और क्लास है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, जो आपका ग्रुप बना है ना बैच नंबर 33 का। इंग्लिश अच्छी ना हो तो आप इंग्लिश पे भी काम करेंगे इसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही मेन राइटिंग होती है। उर्दू में आप अगर करेंगे भी तो उसका इतना स्कोप नहीं है।
इमेजेस शेयर नहीं होंगे, आपसे रिकॉर्डिंग्स शेयर होंगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स में आप सारा कुछ देख सकते हैं। गूगल से कंटेंट लेने का क्या मतलब है? कॉपी पेस्ट नहीं होता। कॉपी पेस्ट होगा तो दैट इज इलीगल इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। जैसे हमारी नॉर्मल जिंदगियों में चोरी करना इलीगल है, तो जस्ट लाइक दैट कंटेंट राइटिंग में किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करना इलीगल चीज़ है। उससे रिलेटेड जो है ना पनिशमेंट्स हैं, इलीगल चीज़ है। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट गुड। आपने क्या करना है, आपने अपना कंटेंट अपने लिहाज से लिखना होता है और वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अगर आप अभी ग्रुप में नहीं हैं तो आई थिंक आप पेड स्टूडेंट नहीं होंगी, ठीक है। पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो, और अगर आपने पेमेंट हो गई है तो फिर आप कांटेक्ट करें टीम से। प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट का मतलब तो ये है कि आप जैसे एआई टूल को हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो वो मतलब है प्रॉम्प्ट का। कंटेंट राइटिंग तो एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें आप आर्टिकल्स लिखना सीखेंगे। अच्छा क्लास में आपको आपका ना असाइनमेंट बता देती हूँ। आपका असाइनमेंट ये है, आपने रीड करने 5 आर्टिकल, क्योंकि आपके पास है आई थिंक 1 हफ्ते का टाइम है। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट संडे को है जहाँ तक मुझे याद है। बहरहाल आप लोग स्केड्यूल देख लीजिएगा। 5 आर्टिकल्स आपने रीड करने हैं अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पे। गूगल पे सर्च करें, जैसे अगर आप सर्च कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड आपने 5 आर्टिकल्स सर्च करने हैं और वो 5 आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं और उनमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल। आपको वर्डिंग्स अच्छी लग रही हैं, आपको इमेजेस अच्छे लग रहे हैं, आपको हेडलाइंस उसकी अच्छी लग रही हैं, और उसमें वर्डिंग्स कैसी हैं, क्या मुश्किल वर्डिंग्स मिली आपको। ये 3-4 चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है और ऑब्जर्व करने के बाद अपने पास नोट्स बनाकर रखने हैं, मतलब पॉइंट्स लिख कर रखेंगे। फिर मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगी कि आपने उस पॉइंट्स का क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है क्लास। आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीबडी, okay. Thank you so much from my side. Hopefully you enjoyed today's lecture. Rest of the things you can ask me on the WhatsApp group. I will be opening up the privacy tomorrow or day after tomorrow there, ठीक है। और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो 1 घंटे में शेयर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।